एंजॉय कर रहे हैं हमारा ये सिलसिला म्यूजिक का इन्फॉर्मेशन का। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीम सभरवाल से पीके सभरवाल जी। यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। टीम सभरवाल, योर रियल एस्टेट सोल्यूशन। तो रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सभरवाल। बहुत बहुत स्वागत है पीके जी आपका। Thank you very much, Shaili ji, and very good afternoon to all our listeners. वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और एक बार फिर मैं हमारे सभी लिसनर्स को याद दिला दूं, पीके जी से कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं, स्टूडियो नंबर नोट कर लें 9052269109 हमसे बात करने के लिए या पीके जी से सवाल करने के लिए। पीके जी, इससे पहले कि लोगों के सवालों की झड़ी शुरू हो जाए, एक सवाल मेरे मन में जी। अभी लोग इस वक्त क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, हालांकि a lot of experts have been saying कि going forward इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं, बट स्टिल a lot of people are still on the fence कि क्या उन्हें अब भी अपने जो मॉर्गेज रेट रिन्यू होने वाले हैं उसे लेकर दे आर इन अ स्केयर। क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा रिन्यूअल के लिए जाना चाहिए या कोई और ऑप्शन ढूंढना चाहिए? व्हाट शुड दे डू एज ऑफ नाउ? जी, एक्चुअली शैली जी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट रिन्यूअल। या तो आपके घर में इतना पैसा पड़ा हो 6-7 लाख डॉलर की, आपको मॉर्गेज की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको इंटेंशन में आने की जरूरत ही नहीं है। रिन्यूअल तो रिन्यूअल है ही, पर रिन्यूअल की कौन सी ऑप्शन, वो बात अलग मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यस, ये लगभग क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बल्कि कम होने की उम्मीद शुरू हो गई है। तो उसका सबसे बड़ा एक तो स्टैट्स कनाडा की जो फिगर आई है कि कैनेडियन इकोनॉमी रिमेन्स फ्लैट, जीडीपी जो है वो अनचेंज रही है लगभग 0.1%। तो ये एक बड़ा अच्छा एक साइन है। और प्लस ऊपर से एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग रही है। इन सबको देखते हुए और कुछ और बातें हैं इकोनॉमी स्ट्रांग की, तो ये लग रहा है कि अब जो जीडीपी की जो बात है उसको अगर मेन फोकस दे दें तो हम टेक्निकल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। जब हम टेक्निकल रिसेशन की तरफ जाते हैं तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट कम ही होना, बढ़ना तो है नहीं। आरबीसी की रिपोर्ट आई है कि वो ये कह रहे हैं, जो लेटेस्ट फिगर जो आई है जीडीपी की, और लगातार ये 4th मंथ सितंबर में भी उनको नजर आ रहा है कि ये जो है अभी इसकी रिपोर्ट भी आएगी, श्रिंक करेगी। तो उनका ये मानना है कि अनचेंज रहेगा इंटरेस्ट रेट आने वाले कुछ महीनों में। और साथ में एक और रिपोर्ट आई है, वही कह रहे हैं कि उनको लगता है कि मिडिल ऑफ 2024 के पास जाकर इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होगा। पर ये भी ये मान रहे हैं कि ये ज्यादा झटके नीचे की तरफ लेगा गिरने के लिए 2024 में, और सब कुछ ठीक चला तो 2025 में भी 2 या 3 बार नीचे जाएगा और अल्टीमेटली सेटल होगा 2026 में। मैकलन साहब का कहना था कि वो 4% ओवरनाइट रेट तक लाने के टारगेट में है 2026 तक, लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि ये 3% तक ओवरनाइट रेट में आ जाएंगे, विच इज ए वेरी गुड साइन मेरे हिसाब से। और ये जो है समझ लो कि एक बड़ा अच्छा वो गाना था, बुरे दिन गए रे भैया सुख भरे दिन आए रे, क्या था वो गाना? आपको ज्यादा पता नहीं गानों के बारे में, लेकिन मुझे एक आध लाइन ये याद आ गई जी। दुख भरे दिन बीते रे भैया। तो I'm glad आपने ये गाना याद दिलाया, और क्योंकि ये एक साइन ऑफ होप भी आप दे रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ उन लोगों के लिए उठता है जिन्होंने हाल ही में घर खरीदे हैं, क्योंकि करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, करंट प्राइसेस क्या है, ये सब। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। ये भी रिपोर्ट आई है, बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई है वाली, कि जिन लोगों ने घर सस्ते इंटरेस्ट रेट पे खरीदे थे और जिनका रिन्यूअल आने वाला है 24, 25, 26 में, सबसे बुरा हाल 26 तक होने वाला है। ये इक्वाफैक्स की रिपोर्ट आई है, अभी जबरदस्त रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है, उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर 52% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स जो कि 18 से 34 साल की उम्र में थे, उन्होंने कहा कि दे हैव बिग कंसर्न एंड एंग्जाइटी अबाउट देयर पर्सनल डेट लेवल्स। टोटल जो है 39% लोगों ने कहा, लेकिन जिसमें यंग 18 से 34 तक की एज वाले 52% है। देखिए आप, 36% यंग अडल्ट ने कहा है कि उन्होंने इस साल मिनिमम एक बिल की पेमेंट मिस कर दी और दे नहीं पाए, 36%। जबकि टोटल रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो 23% जिन्होंने एक आध बिल मिस किया।
इसका मतलब क्या निकलता है? कई तो ये यंग कह रहे हैं हम स्टूडेंट लोन भी नहीं दे पा रहे। इसका मतलब क्या निकला कि अब जो आगे और इंटरेस्ट रेट चाहे सेम रहे, चाहे 2 बार घटे, लेकिन जिनका रेन्युअल आएगा, जो आपने कहा जिन्होंने अभी खरीदे, उनका टाइम बुरा आने वाला है मेरे हिसाब से। 60% कैनेडियन मॉर्गेजेस, 60%, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड, 60% रेन्युअल्स आ रही हैं अगले 3 सालों में। यानी कि अगले 3 सालों में रेन्युअल्स आ रही हैं, और ये फिगर आई है ऑन एन एवरेज उनको लगभग 48%, 48% उनको मॉर्गेज ज्यादा देनी पड़ेगी। सोचिए, जो 4,000 दे रहे थे वो 6,000 देंगे, क्या हाल होगा? ये जो है, इसकी मैं फिगर भी बता देता हूं, 400 बिलियन डॉलर की मॉर्गेजेज हैं, 2026 तक रिन्यूअल होने जा रही हैं। यही हाहाकार मचा हुआ है शैली जी, जिसके लिए बार बार ये अलग अलग प्रोविंस के जो है आपके प्रीमियर्स वगैरह ये बात को उठा रहे हैं, और जिसको मकलन साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से पिछले हफ्ते इसको फ्लाउट किया। मैं आपको वो वाली बात भी को याद दिला देना मकलन साहब की, मैं अगर कोई कॉल से पहले अगर मैं बताना चाहूँ, या ले लीजिएगा कॉल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं बताना चाहता कि अगले साल 186 बिलियन रिन्यूअल आ रही है, 32%। 2025 में 33%, लगभग उतनी की उतनी। लेकिन 26 में सबसे ज्यादा आ रही है। इसीलिए अब जब ब्लूमबर्ग की इन्होंने सर्वे किया तो इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इनको 2026 तक इंटरेस्ट रेट नीचे ले आना चाहिए, नहीं तो इट विल बी ए वेरी बिग डिजास्टर, नॉट ओनली फॉर द मॉर्गेजेस बट फॉर द लेंडर्स आल्सो। जब डेलिक्वेंसीज आएंगी और लेंडर पैसा दिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे, तो लेंडर्स का भी पैसा बहुत तरीके से डूबेगा। उन्होंने ये बड़ी सिंपल एक फिगर दी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया वैसे शैली जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, जो आपने क्वेश्चन उठाया। ये उन्होंने ये इसका सजेशन दिया कि 100 बेसिस पॉइंट भी अगर आप इंटरेस्ट रेट कट कर देते हैं 2024 और 25 के अंदर, यानी कि क्वार्टर बेसिस 4 बार, जैसे मैंने कहा 2024 में 2 और 2025 में 2 बार, अगर आप 100 बेसिस पॉइंट भी रिडक्शन कर देते हैं, तो ये जो है आपका पेमेंट का जो शॉक है, जो लोगों को लगेगा शॉक करंट, वो 22 से 23% कम हो जाएगी। ह्यूज, 22 से 23% कम हो जाएगी, ये उनका मानना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये ना हुआ तो 2026 तक ये शॉक जो है 84% ऑफ द बायर्स को लगने वाला है। 84%, 100 में से 84 लोगों को। तो ये नॉट ओनली फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द बारोअर बट आल्सो फॉर द लेंडर्स, ये करना बहुत जरूरी है। और ऊपर से ये फिगर इतनी अच्छी आ रही है इस वक्त, जीडीपी की रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि इस बात को जो है रीइंफोर्स कर रही है कि इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ना चाहिए। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा था शैली जी। जी, और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे। एक बार मैं फिर याद दिला दूं आप सभी को, पीके जी इस वक्त मेरे साथ हैं। अगर आपका कोई सवाल है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ तो जरूर आप तुरंत कॉल करें। नंबर बहुत आसान है, हमारा स्टूडियो नंबर 9052269109। पीके जी, आपने शॉक शब्द का इस्तेमाल किया, मॉर्गेज पेमेंट शॉक। बिल्कुल, एनालिस्ट एट आरबीसी भी यही बोल रहे हैं। हालांकि गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से स्पष्ट शब्दों में नहीं, इंडिकेशन ही दिया गया है कि हो सकता है अगर सिचुएशंस कंड्यूसिव रही तो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएं। बट जिस तरह के तमाम इस वक्त आप फैक्ट रख रहे हैं तो हाई चांसेस उसी के हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आज की तारीख में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि होम बायर को, जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स हैं, क्या फिलहाल उन्हें रुकना चाहिए, आने वाले समय के लिए क्या करना चाहिए? जी शैली जी, पहली बात बता दूं मैं आपको, जो बैंक ने स्ट्रेस टेस्ट के अंदर 2% एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है वो बहुत अच्छी चीज है। अगर वो ना होता तो आज कई लोग बैंकरप्ट हो चुके होते। जिन लोगों ने नकली कागज बना बना के लोन लिए हैं उनको तो मरना ही चाहिए।
मैं तो बड़ा कड़वे शब्दों में कहता हूँ, चाहे मुझे गालियां पड़े, आई डोंट केयर, पर तुमने काम ही गलत किया, तुमने खुद ही खड्डे खोदे हैं, तो गिरो उस खड्डे के अंदर जाकर, खोदे भी तो तुम्ही ने है ना। बैंक ऑफ कनाडा ने जब ये कहा कि आपके स्ट्रेस टेस्ट में जो जिस इंटरेस्ट रेट में आपको मिल रहा है, आपका अप्रूवल उसको 2% ऐड करके मिलेगा, वो मूर्ख नहीं थे। यानी कि अगर आपका अप्रूवल 6% में हुआ है, सॉरी, अगर आपको इंटरेस्ट 6% के ऊपर आपको मॉर्गेज मिल रही है, तो आपका अप्रूवल 6+2 8% में मिलना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि जब रेन्युअल आएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी तैयारी 8% के ऊपर से हुई पड़ी है। अगर आपने 4% लिया था तो 2% ऐड कर दिया तो 6% भी हुआ था। 6 से 7% में जाओगे या 6.5 में जाओगे तो शॉक नहीं लगेगा, पर जब 2% से आप 7% पे जाओगे या 2% से 6% पे जाओगे तो बहुत बड़ा शॉक है। इसी शॉक को बचाने के लिए उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट के अंदर 2% ऐड कर दिया था, विच वॉज ए वेरी गुड पॉइंट और वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय देम। तो ये जो लोग ले रहे हैं अभी, मेरी उनको ये सलाह है आपके क्वेश्चन के बाद कि नकली काम मत करिए, उल्टे काम मत करिए, जितनी अप्रूवल है वो करके ले लीजिए। आटे में नमक चल जाएगा, नमक में आटा मत मिलाइए, नहीं तो फिर आपको भी शॉक लग जाएगा। तो जो आपकी अप्रूवल है, देखिए सिंपल सी बात है शैली जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप भी बताइएगा। आपको बैंक कहता है कि आपकी जो मॉर्गेज है महीने की बन रही है, मान लीजिए $4,000, और बैंक ने आपको अप्रूव किया है कि आप 5,000 तक महीने का दे सकते हैं। आपका अप्रूव हुआ है 4,000 पर मंथ मॉर्गेज, लेकिन आपको स्ट्रेस टेस्ट में अप्रूव किया गया 5,000। तो यानी कि आपके पास $1,000 का अभी भी क्वेश्चन है कि अगर मॉर्गेज बढ़ गई तो मैं वो दे सकती हूँ। इज इट करेक्ट? अच्छा, अब आपका क्या धर्म बनता है, मैं इसको धर्म वर्ड यूज करूंगा, फर्ज तो है ही है। आपका क्या धर्म बनता है कि अगर आप अप्रूव 4% मॉर्गेज में हुए, 4,000 में हुए हैं, और आपका स्ट्रेस टेस्ट आपको 5,000 कह रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 1,000 है आपको अलग बैंक में डाल देने चाहिए हर महीने। जैसे मर्जी पेट काटिए अपना, जहां मर्जी कंजूसी करिए, शॉपिंग कम करिए, बाहर खाने कम खाइए, ट्रैवलिंग कम करिए, जो मर्जी करिए। जो आपका स्ट्रेस टेस्ट है 5,000 का, उस 5,000 का जो एक्चुअल जो देते हो उसका $1,000 महीने का बचा लो। अगर आपने वो $1,000 महीने का बचा लिया होता पिछले 3 सालों के अंदर, तो ये आपका लगभग $80,000 बन जाता है इंटरेस्ट समेत। ये आपके बैंक में होता। आज अगर आपका स्ट्रेस टेस्ट उससे ज्यादा भी ऊपर हो गया तो वो 80,000 आज आपके काम आता। राइट? तो मेरा मतलब कहने का ये है, अगर नकली कागज बने हैं और अपनी औकात, मैं औकात वर्ड जानबूझ के यूज करता हूं ताकि मेरी बात सुन के परेशान हो वो लोग, गुस्सा खाएं मेरे से कि भी ये क्यों बोल रहा है। आप अपनी औकात से आगे बढ़ गए, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, नकली कागजों से, नकली इनकम से, तो भुगतिए। आपकी वजह से तो ये इकोनॉमी खराब हो रही थी इस वक्त। तो आदमी अगर अपनी, सुबह देखो मोगा साहब ये कहते हैं चादर में पैर, अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाएंगे तो बिल्कुल खुश रहेंगे। तो ये वाली आपका जवाब था कि लोग जो अब ले रहे हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली लिया उनका आगे क्या होने वाला है। उनका ये होने वाला है जो मैंने अभी अवध को बताया कि अगर उन्होंने लिमिट में लिया तो उनका कुछ नहीं होने वाला, अगर उन्होंने चादर ज्यादा पैर फैलाया तो उनका बिगड़ने वाला है। जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं। 3 कॉलर्स आपसे बात करने को पूरी तरह से तैयार है। करण, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी जी सर। फील कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। कौन बोल रहे हैं? आपका नाम मैंने क्लियर नहीं सुना। करण। करण करण राइट जी। सर जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक थोड़ा रियल एस्टेट रिलेटेड नहीं है, बट आपका सुबह का टाइमिंग आप बता देंगे, नया टाइमिंग है? हाँ, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको सारा डिटेल भेज दूंगा। मेरे फोन पे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपने नाम के साथ, ठीक है? अच्छा जी जी। अच्छा, दूसरा सर मैं ये पूछा था, जैसे आप मतलब आप काफ़ी कनेक्टेड है राइट, आप इस कम्युनिटी में और रियल एस्टेट साइड पे राइट, तो आप जैसे जो इतना अभी LTV का प्रॉब्लम चल रहा है, तो
आप मतलब ऐसे जो आपके डोमिनेंट लोग हैं उनसे आप रेस कर सकते हैं ना ये प्रॉब्लम? जैसे अभी लेट में एक न्यूज़ आई थी कि विंडसर में किसी ने किसी को रेंट पे घर दे दिया और क्रिमिनल को उसने आगे दे दिया और वो बंदा निकाल नहीं पा रहा है, या फिर पीपल आर पेइंग 30,000 फॉर टेनेंट टू गेट आउट। जी, मुझे बात बताइए करण, इसमें कसूर किसका है? मतलब पॉलिसीज का है। नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, लैंडलॉर्ड ने ड्यू डिलिजेंस किया ही नहीं और बाद में कह रहा जी मैं तो परेशान हो गया। सर हमारे यहाँ पर हजारों रेंट चढ़ते हैं, हमारा लीजिंग डिपार्टमेंट है अलग, हम जान खा जाते हैं, पूरे अंदर तक घुस जाते हैं, पूरी इनकम आपको उसने लेटर पकड़ा दिया कि मेरी इनकम ये है, आपने मान लिया। क्यों मान लिया आपने भाई? क्यों नहीं आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी? नंबर 2, उसने बताया मेरी क्रेडिट ये है, आपने मान लिया। आपने क्यों नहीं इसको चेक किया इक्विफैक्ट से दोबारा? अपने आप उनसे अथॉरिटी लो, उनसे अप्रूव कराओ कि आप मुझे अलाउ कर रहे हैं, खुद चेक करिए। हमने वो नकली देखे हैं। तीसरी बात, जिसको आपने रेंट पे दिया वो आगे सबलेट कर ही नहीं सकता विदाउट योर परमिशन, यानी कि आपके एग्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कमी थी, आपने किसी प्रोफेशनल से बनवाया ही नहीं था। नहीं तो उसमें क्लियर लिखा होता है एज सुन एज आपको सबलेट करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड अप्रूवल यू विल बी ऑन डिफॉल्ट। जैसे आप डिफॉल्ट में आज सुबह आज नहीं कल रात को, यानी कि आज खाली हो गया, मेरे वन ऑफ माई क्लाइंट 31 अक्टूबर को उसने खाली करना था, कल 31 अक्टूबर था, रात को मुझे कांग्रेस का मैसेज आया, बहुत बड़ा थैंक्स कि पीके जी यू हॉल खड़ी है और उन्होंने सामान लोड करना शुरू कर दिया है, एक दिन लेट नहीं होने दिया। कैसे पकड़े गए? एग्जैक्टली यही केस, उन्होंने जिसको रेंट पे दिया था उन्होंने आगे किसी और को दे दिया बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के। उनको बकायदा लॉयर का नोटिस गया कि एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, आप दे ही नहीं सकते, ये इंट्रूजन है, ये आपका जो है बिल्कुल घुस गया आप इसके बिना वजह, ये चोरी का केस लग जाएगा। इमीडिएटली N9 साइन करके भेजो, ये तो तुम्हारे पर पुलिस केस बन रहा है। इमीडिएटली N9 साइन करके भेजा, हमने साथ में N11 भी साइन करवाया, और जो नीचे लोग बैठे थे उनको बोला ये देखो तुम हो कौन, तुम बैठ कैसे गए यहाँ पर, तुम चोर सकते हो क्या हो, कैसे घुस गए घर के अंदर आप, पुलिस केस बन जाता। बिलीव करिए हमने उनको फिर भी कहा कि हम आपको इस महीने के आखिर तक का टाइम दे रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी के नाते आप नजर आने चाहिए बाहर, नहीं तो पहली तारीख को आप। सर इस केस के अंदर LTB भी आपको सिर्फ 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते का टाइम देता है, जो कहते हैं ना कि 18 महीने, वो डिफरेंट केसेस है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ये केस डिफरेंट था। LTB भी आजकल ये देख रहा है कि कितनी डेट किस केस को, कितना सेंसिटिव केस है, रात को वो खाली करके चले गए। मुझे बताइए अगर आपका एग्रीमेंट सॉलिड हो और लैंडलॉर्ड की आंखें खुली हो, कैसे कोई क्रिमिनल आके बैठ सकता है? करण जी मेरे ख्याल से मैं अपना पॉइंट दे सका आपको। हेलो जी सर मेरा बस ये था कि ये थोड़े मतलब आप डोमिनेंट लोग हैं राइट, तो थोड़ा इसको, क्योंकि पीपल विल बी स्केयर्ड टू बिकम अ लैंडलॉर्ड इन फ्यूचर राइट, तो ये नो सर, ओवरऑल 100 से ऊपर प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, स्केयर्ड की बात ही नहीं है। बात देखो सिंपल ही बात है, अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं और बिना डरे काम कर रहे हैं, देखो 2 बातें होती हैं करण जी, एक होता है स्ट्रांग, एक होता है ब्रेव। स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, ब्रेव होना जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं, गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, गुण माना जमिए जमिए भागवान, नहीं वो दूसरा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, है ना, तो वो ब्रेव है ना कि स्ट्रांग वाली बात है। एक तो ना लड़ सकता 1.25 लाख से, लेकिन वो ब्रेव है ना कि स्ट्रांग। अब बात ये आती है कि अगर प्रॉपर एग्रीमेंट बना होता, प्रॉपर प्रोफेशनल आपके साथ होता, आप प्रॉपर आंख खोल के बैठे होते, दूसरा आ ही नहीं सकता, टेनेंट दूसरे को सबलेट कर ही नहीं सकता, और जैसे ही उसने किया तो इमीडिएटली केस बन जाता है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते की डेट मिल रही है, सिर्फ इससे ज्यादा डेट ही नहीं मिल रही इन केसेस के अंदर। ये मेरा मतलब कहने का है, क्योंकि तजर्बा गलत हो गया करण जी, तो वो कहता है जी लैंडलॉर्ड बनना बड़ा खतरा है, पर ऐसे भी तो लैंडलॉर्ड है जिनके पास 400 टेनेंट है, 500 टेनेंट है, 4 टेनेंट है, 5 टेनेंट है, 2 टेनेंट तो आम लोगों के पास है, उनको परेशानी नहीं आ रही। और कई ऐसे हैं जो कि, मुझे तो वही बात हो गई कि एक बंदा कैब चलाता है, वो बाईपास सर्जरी करने बैठ गया, भाई
तुम बाईपास सर्जरी के लिए पहले डॉक्टरी तो कर लो। एक लैंडलॉर्ड के लायक नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी लैंडलॉर्ड के लायक नहीं है, उसकी नेचर ऐसी नहीं है, वो जिसे कहते हैं एकदम से ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लॉ की इलीगल की नॉलेज नहीं है, या उसके साथ प्रोफेशनल नहीं है, तो वो लैंडलॉर्ड बन रहा है, परेशान तो होगा ही भाई। मैं अक्सर कहता हूँ ये कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं भी सिंपल ग्रेजुएट हूँ, पुराने जमाने का हिंदी मीडियम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास प्रोफेशनल बड़े, मेरा इन हाउस लॉयर है बड़ा, मेरे पास लिटिगेशन लॉयर है बहुत बड़ा बे स्ट्रीट के अंदर, मेरे पास इन हाउस लॉयर, इन हाउस मॉडल, मैंने प्रोफेशनल हायर किए हुए, दे आर टेकिंग केयर ऑफ। पर आप मैं कहूँ जी सारे काम मैं ही कर लूंगा, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगा जी, मैं तो सारी नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको रेडियो के ऊपर आके मैं भाषण दे देता हूँ कि ऐसे कर लो, साथ में मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जी मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। फिर मैं जब लीगल एडवाइस को मांगता तो मैं अपनी सलाह देके बोलता हूँ मैं लॉयर नहीं हूँ, पर मैं अपने तजुर्बा बता रहा हूँ। लेकिन जब मेरे पे बात आती है, मैंने एक से एक बड़े लॉयर रखे हुए हैं जो मेरा काम करते हैं, मैं दिमाग लगाता ही नहीं। एक से एक बड़ा मॉर्गेज ब्रोकर है जो मेरे लिए काम करता है, मैं दिमाग लगाता ही नहीं। तो सिंपल सी बात है करण जी, प्रोफेशनल हायर कर लीजिए। हम कहें वो 1 महीने का किराया देना पड़ जाएगा, अब ले लो, 10 महीने वो बैठा रह गया, 1 महीने क्या 10 महीने का किराया चला गया। सॉरी शेरी जी, मैंने ज्यादा लंबा टाइम ले लिया। लेकिन बीके जी, यही हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं कि आप डिटेल्स में जवाब देते हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी इस वक्त लिसनर्स जुड़े हुए हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या सवाल है आपका? हेलो पीके जी, कैसे हैं सर? थैंक यू अमित जी। अच्छा पीके जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है, लेकिन मैम की आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ वो मेरे को भी आ रहा है, मेरे को भी बहुत कम आ रही है शैली जी की आवाज, मुझे उनकी आवाज भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही जी। अच्छा सर, क्वेश्चन पे आता हूँ सर। 2 क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा सिली लगे, पर मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। सर कोई भी क्वेश्चन फनी नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन ही है यार, अपने हिसाब से जो भी अच्छा है सर, आई रिस्पेक्ट दैट। जी सर, कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसको मैं सेल करता हूँ, और मेरे पास कितना टाइम फ्रेम रहेगा दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो पैसा डालने का, ताकि मुझे कैपिटल गेन ना लग जाए? पहली बात तो क्वेश्चन गलत हो गया, पहले मैं इसका आंसर दे दूं। अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, इसका आपका कैपिटल गेन इस कंट्री में नहीं बचा सकते। ये आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने उसी साल अगर दूसरी प्रॉपर्टी ले ली तो, और वो कैपिटल गेन आपको नहीं देना पड़ता। इस कंट्री में ये रूल है ही नहीं, आपको कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा, चाहे आप दूसरी प्रॉपर्टी लो या ना लो। अच्छा, और हाँ, जैसे आपको इस साल आपने प्रॉपर्टी बेची और आपको 2 लाख का फायदा हुआ, और आपका 2 लाख का फायदा होता ही आप सीधा हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं, 46 पॉइंट समथिंग, तो आपका लगभग 40%, 2 लाख का आधा कर दो, वो बन गया आपका 1 लाख, उसका 40,000, यानी कि टोटल इनकम का 20 से 22% के आसपास आपको कैपिटल देना पड़ेगा उस साल की रिटर्न के अंदर। ये रूल नहीं है इस कंट्री के अंदर कि आपने कोई और इन्वेस्टमेंट खरीद लिया तो आपका कैपिटल गेन बच गया, यहाँ पर रूल लागू नहीं होता ये वाला। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन आपने इसी में आपने शायद आंसर कर दिया, पर मैं फिर भी पूछता हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल हाउस और इन्वेस्टमेंट दोनों को बेचकर मैं किसी बड़े हाउस में जा रहा हूँ जो कि मेरा प्रिंसिपल हाउस बनेगा, तब भी मुझे इसके ऊपर कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा? देखो जी, सिंपल सी बात है, मैं हजारों लाखों डॉलर कैपिटल गेन हर साल देता हूँ। प्रिंसिपल घर के ऊपर कैपिटल गेन नहीं है। आपने प्रिंसिपल घर मान लीजिए 6 लाख का लिया था, आज आपने 1.6 मिलियन का बेच दिया, 1 मिलियन के ऊपर कैपिटल गेन 0 है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल घर है। लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो भी बेच दी, उसके ऊपर कैपिटल गेन है, उसके ऊपर कैपिटल गेन देके वो पैसा और अपने घर का बेच के वो पैसा लेके आप बड़ा घर ले लीजिए, पर कैपिटल गेन आप नहीं रोक सकते। ठीक है सर, ठीक है, समझ, ठीक है अमित जी। अब मैं शैली जी वही वाली बात डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा सिंपल सा रियल्टर हूँ जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो ये मैंने आपको जो अपनी सलाह दी, आपके क्वेश्चन का अमित जी का आंसर दिया, ये मैंने अपने तजुर्बे से दिया। मेहरबानी करके लॉयर या अकाउंटेंट से बात कर लीजिए। थैंक यू। जी सर, थैंक यू।
एक हमारे लिसनर हैं जिन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है कि अपने व्यूज आप शेयर करें नॉटिंग हिल कॉन्डोज एंड द एरिया अराउंड पर। ब्यूटीफुल नॉटिंग हिल बाय लेंटेरा, ये रॉयल यॉर्क और एग्लिंटन के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है। ये 4 बिल्डिंगें आ रही हैं और ये फेज 1, फेज 2, फेज 3। जिन लोगों ने इसको खरीद लिया है उनको बधाई हो। मैं यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसर हूँ नॉटिंग हिल के अंदर। मैंने नॉटिंग हिल के अंदर लगभग 125 यूनिट बेचे हैं। मेरे खुद के 3 यूनिट है वहां पर, मेरा यूनिट, मेरे बेटे का यूनिट, मेरी बेटी का यूनिट। और जिन लोगों ने वहां पर ओरिजिनल डेट में खरीदा था उन्होंने कम से कम इसके ऊपर 60% प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि 6 लाख का अगर लिया था तो वो आज 9 लाख का हो चुका है। अगर आपने 6 लाख के ऊपर 1,20,000 दिए थे तो आज वो आपके 4 लाख बन चुके हैं। ये तो बधाई हो पहली बात। रॉयल यॉर्क डेविस जो अपना वो सबवे वहां पर आ रहा है LRT का, एक जबरदस्त प्रमोशन इस नॉटिंग हिल की आई है। पहली बात तो उनका पैसा और ज्यादा बढ़ने जा रहा है क्योंकि इसकी क्लोजिंग अब और लेट हो गई है। मेरी मीटिंग थी बिल्डर के साथ, चेयरमैन के साथ 18 तारीख को और अक्टूबर को, तो ये डिसाइड किया गया कि इसको और लेट कर देते हैं, लोगों को कमा के देते हैं। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 2026 तक अगर मान लीजिए मार्केट स्लो रहती है तो इसकी क्लोजिंग हम 2027 के बाद करेंगे। तो ये हमारे लिस्टर जो नॉटिंग हिल के बारे में जिन्होंने पूछा उनको बता दूं कि इसकी क्लोजिंग और लेट होने जा रही है। आपको लेटर आने वाला है कि 2027 तक होगी। दूसरी बात, बिल्डर ये भी अब जो आप अब बुक जो कराएंगे लोग, उनको हम ये भी लिख के दे रहे हैं कि LRT आने के बाद आपको चाबी दी जाएगी। कितनी खुशी की बात है कि जब वहां पर LRT चलेगी तब आप चाबी लोगे। इसका मतलब लॉस का मतलब ही नहीं उठता। इसके ऊपर 5 नवंबर को हमारा इवेंट होने जा रहा है। 5 नवंबर को जबरदस्त हम इसके ऊपर इंसेंटिव ला रहे हैं। अभी भी ले लीजिए, 2028 तक की मैं आपकी क्लोजिंग करवा दूंगा। 2023 में आज लेते हैं, 5 साल की क्लोजिंग करवा दूंगा मैं आपको। अगर आप आज नोटिंग लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स भी मैं आपको दिलवा दूंगा। यानी जिन्होंने बुक किया वो तो कमा ही गए, जो अभी बुक करेंगे वो भी कमाएंगे। और ये मैं लिख के दे दूंगा कि आपका नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होगा। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। 5 नवंबर के इवेंट में आ जाइए। 11 से 6 है। आने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपने नाम और फोन नंबर के साथ, नाम और ईमेल के साथ, और मेरा ऑफिस आपको रजिस्टर करके आपको ईमेल में इनवाइट भेज देगा और आप मुझे मिलिए मेरी टीम के साथ 5 नवंबर संडे 11 से 6। जी जी, ये तो नॉटिंग हिल का जवाब था। जी जी शैली जी। हेलो जी गुरजीत जी, क्या सवाल है आपका? गुरजीत जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जी जी गुरजीत जी। हेलो जी बताइए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी पहला तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन है। बड़ा एक्सपीरियंस है ਉਹ ਗੇਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਪੀਕ ਸੀ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂ ਮਾਰਕੀਟ? ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਗੈਟ? ਕੀ 2022 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 2022 ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੀਕ 2000? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਮੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ? 2 years। अच्छा जी, 2 साल कितने चली जाऊगी? 2 साल मेरा अंदाजा है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक्स टू यू पीके जी, आप लगातार इतने सवालों के जवाब देते हैं, इतने पेशेंस और इतनी डिटेल्स के साथ देते हैं। आप बहुत ही हम्बल, आई हैव टू से यू वेरी हम्बली से कि आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना रिच एंड वेरिड एक्सपीरियंस है, इट्स अ ट्रेजर ट्रोव कि वो भी आप शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही आप सबको हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू शैली, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बदौलत है, वाई मीडिया ने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और उसका सब फायदा उठा रहे हैं। मैं भी बहुत सीख रहा हूँ, रोज मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ रोज। मैं आपको एक छोटी सी जाते थे, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है इस वक्त, मैं जाते जाते आपको एक इमीडिएटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं जबरदस्त बिल्डरों से लाकर, अनहर्ड ऑफ
2030 तक की आपकी पॉजिटिव कैश फ्लो की गारंटियां लिख लिख के हम लोग दे रहे हैं। ये कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। और यही कारण है कि सितंबर के महीने के अंदर न्यू होम सेल जीटी के अंदर 300% बढ़ गई, 300% बढ़ गई जीटीए में न्यू होम सेल, क्योंकि लोगों ने राइजिंग इन्वेंटरी, ह्यूज इंसेंटिव्स जिसकी वजह से प्राइस बाइंग के कम हो गए, उसका फायदा उठाया और लॉन्ग क्लोजिंग्स जो कि हमने बिल्डरों से करवा दी, लॉन्ग क्लोजिंग, ताकि जल्दी आपको 24-25 का झटका ना खाना पड़े। इसका फायदा उठाना है तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए और 5 नवंबर के हमारे इवेंट में आ जाइए। पहले मिलना है पहले मिल लीजिए, मेरे पास सब इंसेंटिव आए हुए हैं, हालांकि ऑफिशियल उस दिन होगा, लेकिन मेरे पास सब कुछ हम आपको पहले ही पकड़ा देंगे, लेकिन साइन आपको 5 नवंबर को करना होगा। तो मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। शैली जी थैंक यू वेरी मच, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच पीके जी हमसे बात करने के लिए। एंड आई एम श्योर आप सभी ने नंबर नोट कर लिया होगा। पीके सभरवाल जी हमारे साथ बने हुए थे, आपके सवालों के भी जवाब दिए, अपना रिच एक्सपीरियंस और अपना टाइम हमारे साथ शेयर किया। वी रियली अप्रिशिएट दैट। टीम सभरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सभरवाल।